अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर ऑनलाइन क्लास ऑफ सिविक्स पार्ट 2। आप सबको खुशामदीद कहती हूँ आज की क्लास में। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है 1973 के आइन की अहम खुसूसियात, अहम ख़द्दो-ख़ाल। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं 1970 के इंतखाबात, फिर 1971 में होने वाली पाक भारत जंग। नतीजे के तौर पे जो है वो बांग्लादेश जन्म लेता है, पाकिस्तान अपने एक हिस्से से महरूम हो जाता है। अब बाकी मानदा पाकिस्तान है, मगरबी पाकिस्तान पे मुश्तमिल। मगरबी पाकिस्तान के अंदर जो हैं वो 4 सूबे, सूबा सिंध, पंजाब, सरहद और बलूचिस्तान। सरहद का नाम बाद अज़ां जो है वो तब्दील करके खैबर पख्तूनख्वा रखा जाता है, उस वक्त इसे सूबा सरहद ही कहा जाता है। अब बाकी मानदा पाकिस्तान है, तो बाकी मानदा पाकिस्तान में मगरबी पाकिस्तान में 1970 के जो इलेक्शन हुए थे, 70-71 के इलेक्शन, उन इलेक्शंस में जो उम्मीदवार कामयाब हुए थे उन पे मुश्तमिल कौमी असम्बली जो है वो 14 अप्रैल 1972 से काम का आगाज़ कर देती है। तो शुरू में जो है वो भुट्टो एक अबूरी आइन जो है उसे मंजूर करके 21 अप्रैल 1972 तक मार्शल लॉ को मुल्क से उठा लेते हैं। उससे पहले मैं आपको बताऊं कि जब इक़्तिदार जुल्फ़िकार अली भुट्टो को मुंतकिल किया गया तो शुरू में इन्होंने बहसीयत सदर भी ओहदा संभाला और मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर भी ओहदा संभाला। तो 1970 के इंतखाबात में मुंतखब शुदा जो कौमी असम्बली है, अभी आइन साजी का काम बहुत तेज़ी से करने के लिए एक आइन साज कमेटी तश्कील देती है 17 अप्रैल को। इस कमेटी के अंदर जो है वो मुख्तलिफ़ सियासी जमातों के नुमाइंदे शरीक होते हैं और इस कमेटी का सरबराह बनाया जाता है माहिर कानूनदान मियाँ महमूद अली कसूरी को। पहले ये काम करते रहते हैं, इनके इस्तीफ़ा देने के बाद अब्दुल हफीज़ पीरज़ादा जो हैं वो ये ज़िम्मेदारी संभाल लेते हैं। कमेटी जो है वो अपनी आइन साजी का काम मुकम्मल कर लेती है 20 दिसंबर 1972 तक। आगाज़ में जो है वो इस पर कुछ जो मसवदा है आइन साजी का, उसके ऊपर कुछ एतराज़ात किए जाते हैं, अपोजिशन की जानिब से मुखालफत की जाती है, सवालात उठाए जाते हैं। बिलाखिर ये तमाम मराहिल तय करने के बाद जो सियासी जमातें मुत्तफ़िका तौर पर कौमी असम्बली के अंदर 10 अप्रैल 1973 को आइनी मसवदे की मंजूरी दे देते हैं। फिर क्या होता है कि 12 अप्रैल 1973 को सदर मुमलिकत भी इसको मंजूर कर देते हैं और 14 अगस्त 1973 को नए आइन को मुल्क में नाफिज कर दिया जाता है। ये जो आइन है ये कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियाँ भी इस आइन के मुताबिक जो है वो कानून साजी का काम शुरू कर चुकी हैं। इंतज़ामी अमूर को तय करने के लिए मरकज़ में हैं सदर और वज़ीर आज़म। सदर के पास बराए नाम इख्तियारात हैं, वज़ीर आज़म के पास असल और हकीकी इख्तियारात हैं, ये अपने ओहदे संभाल चुके हैं। सूबाई सतह पे गवर्नर्स मौजूद हैं, वज़राए आला मौजूद हैं। 1973 का जो आइन है ये जमहूरी है, वफाकी है, अवामी उमंगों के मुताबिक है, अवामी ख्वाहिशात को मद्देनज़र रखते हुए बनाया गया है। फिर साथ साथ मुल्की ज़रूरियात को भी देखा गया, ये मुल्की ज़रूरियात का भी आयनादार है। इससे सबसे बड़ी बात कि अवाम के मुंतखब नुमाइंदों ने बड़ी सोच विचार के बाद बनाया था और फिर इसकी बाकायदा तौसीक मंजूरी हुई थी दस्तूर साज असम्बली से। और आपको ये भी बताती चलूँ कि जिस वक्त इसकी तौसीक और मंजूरी हुई थी तो जितने भी हाजिर अराकीन थे उन सब ने मुत्तफ़िका तौर पे इसकी मंजूरी दी थी, यानी उस वक्त ऐवान से कोई भी आवाज़ जो है वो इसके ख़िलाफ़ नहीं आई थी। तो हम कह सकते हैं कि बिलाशुबा ये आइन जो है वो अवामी है, जमहूरी है और फिर इस्लामी रिवायात का पास भी रखता है। ये हमारे कौमी तकाज़ों को पूरा कर रहा है क्योंकि मुल्की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए इसको बनाया गया था। इसमें वफाकी हैसियत को भी बरकरार रखा गया है। इसमें मरकज़ भी कमज़ोर नहीं है और सूबाई खुद मुख्तारी का देरीना मुतालबा जो 1956 के वक्त भी किया गया, 1962 के आइन के वक्त भी किया गया, उसको भी यहाँ पे पूरा कर दिया गया है। एक सबसे अहम चीज़ बच्चों मैं आपको बताती चलूँ कि आइन की कामयाबी का दारो मदार जो है वो किसी कौम पर भी होता है, किसी कौम पर, उस कौम के रवैयों पर, उस कौम के रहनुमाओं पर होता है। अगर आइन के मुताबिक अमल किया जाए, जमहूरी रिवायात की पासदारी की जाए और वक्त गुजरने के साथ साथ जमहूरी रिवायात को पुख्ता होने दिया जाए तो आइन जो है वो निखरता जाता है। तो ज़रूरत इस अमर की है कि हम अपने रवैयों को तब्दील करें। हम से मुराद हम बहसीयत कौम, हमारे सियासतदान, तो हम अपने रवैयों को तब्दील करें, जमहूरी रवैयों को अपनाएं, जमहूरी इक़दार को अपनाएं, जमहूरी सोच जो है वो शामिल हाल होगी तो फिर हमारे यहाँ आइनी इदारे भी काम करेंगे और आइन भी काम करेगा। हम बाकायदा तौर पे हम इसका
आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले है इफ्तिताहिया। 1973 का ये जो आइन है, इसमें करारदाद मकासद को इफ्तिताहिया के तौर पे शामिल किया गया था। फिर इसमें दूसरी तरमीम की गई और तरमीम करके बाकायदा इसको आइन का हिस्सा बना दिया गया था। दस्तूर का आगाज़ जो है वो करारदाद मकासद से ही हो रहा है। और आपको पता है कि करारदाद मकासद जो है ये 1949 में पहली दस्तूर साज़ असम्बली ने इसको मंजूर किया था। और आपको इसके चीदा चीदा नुकात यहाँ बताती चलूँ, गो कि इस पे जो है वो फुल फ्लेज बात हो चुकी है और एक लेक्चर भी मौजूद है कि करारदाद मकासद के अंदर हाकमियत आला का मालिक अल्लाह है। और फिर जो इख्तियारात हैं वो अवाम के नुमाइंदे एक मुक़द्दस अमानत समझते हुए इस्तेमाल करेंगे। और पाकिस्तान में जो है वो रियासत जो है वो अपने इख्तियारात को अवामी नुमाइंदों के ज़रिए से इस्तेमाल करेगी। फिर ऐसा माहौल प्रोवाइड किया जाएगा कि तमाम लोग इनफरादी और इज्तिमाई तौर पर इस्लाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगियाँ जो हैं वो गुजार सकें। फिर कानून साज़ी जो है वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक होगी। अक़लियतों के हुकूक़ का मुनासिब बंदोबस्त किया जाएगा। पाकिस्तान जो है वो एक वफाक जो मुख्तलिफ़ इकाइयों पर मुश्तमिल होगा। इसमें तमाम शहरियों को बुनियादी हुकूक़ दिए जाएंगे। ये तमाम बातें जो हैं वो करारदाद मकासद के अंदर बताई गई हैं। फिर नंबर 2 पे चलें, तहरीरी आइना, यानी तहरीरी शक्ल में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, तहरीरी मुसवदा है हमारा। इसमें 280 जो हैं वो आर्टिकल्स हैं। 280 आप दफ़ात समझ लीजिए। 12 हिस्सों पर मुश्तमिल है। इसमें 6 गोशवारे हैं। और इसके अलावा जितनी भी तरामीम अभी तक हो चुकी हैं वो भी आइन का हिस्सा बन चुकी हैं, तहरीरी शक्ल में इसमें शामिल कर दी गई हैं। तो ये जो हमारा आइन है ये ख़ासा तवील आइन है और इसमें ये सारी चीज़ें शामिल हैं। फिर उसके बाद आ जाइए उस्तवार आइन पे। इसको 1973 के आइन को आप उस्तवार आइन भी कह सकते हैं। और ज़्यादा बेहतर ये है कि आप इसके साथ नीम उस्तवार लिखें, क्योंकि तरमीम का तरीका ना तो बहुत मुश्किल है और ना ही बहुत आसान। अगर तरमीम करने का तरीका बहुत मुश्किल हो तो उसको उस्तवार आइन कहा जाता है, और अगर बहुत आसान हो बरतानिया की तरह तो उसको लचकदार आइन भी कहा जाता है। तो पाकिस्तान का आइन अमेरिका की तरह ना तो उस्तवार है कि तरमीम करने का तरीका बहुत मुश्किल है और ना ही बरतानिया की तरह बहुत लचकदार है कि तरमीम करने का तरीका आसान हो। यानी ना बहुत आसान है ना बहुत मुश्किल है। पाकिस्तान के दस्तूर में तरमीम करने के लिए खुसूसी तरीक़ाकार जो तजवीज़ किया गया है वो इस तरह से है कि कौमी असम्बली और सेनेट के 2/3 अरकान की अक्सरियत जो है वो अगर तरमीम के हक़ में अपनी राय का इजहार कर देती है और साथ में सदर भी उसकी मंजूरी दे देते हैं तो दस्तूर में तरमीम हो जाएगी। लेकिन जब इसका इब्तदाई तरीक़ाकार था तो उसमें यह था कि कौमी असम्बली की 2/3 अक्सरियत और सेनेट की आम जो अक्सरियत है उसकी ज़रूरत है। लेकिन 8वीं तरमीम के तहत अब दोनों ऐवानों से 2/3 अक्सरियत लाजमी है। और फिर उसके बाद जो है वो सदर की मंजूरी। 1985 की तरमीम की रूह से जो तरमीमी मुसवदा है पहले किसी भी ऐवान में पेश किया जा सकता है तरमीम की गर्ज से। और फिर उसमें साथ साथ एक चीज़ और दस्तूर में ये रिटन फॉर्म में मौजूद है कि पार्लियामेंट किसी भी ऐसी नौइयत की तरमीम अज़ ख़ुद नहीं कर सकती जिसका मकसद किसी सूबे की हुदूद में तब्दीली हो। अगर किसी सूबे की हुदूद को तब्दील करना है तो अज़ ख़ुद पार्लियामेंट जो है वो ऐसा नहीं कर सकती। पहले उस मुताल्लिका सूबाई असम्बली के 2/3 अरकान मंजूरी देंगे तो फिर ऐसा हो सकता है। तो वफाकी मुल्क में आम तौर पे तरमीम करने का तरीका जो है वो कदरे मुश्किल होता है, मुख्तलिफ होता है। अमेरिका की मिसाल हमारे सामने है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। वफाकी मुल्क है लेकिन ना तो तरमीम करने का तरीका बहुत आसान है ना बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पे इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखा गया है। फिर उसके बाद है वफाकी आइन। पाकिस्तान का दस्तूर जो है ये वफाकी नौइयत का है और 4 सूबे, सूबा सिंध, सूबा पंजाब, सूबा सरहद, सूबा बलूचिस्तान, मरकज़ के ज़ेर एहतमाम इलाके कबायली इलाका जात हैं। और फिर मरकज़ और सूबों के दरमियान जो इख्तियारात की तकसीम है वो फ़हरिस्तों की शक्ल में कर दी गई है। 2 फ़हरिस्तें, एक वफाकी उमूर की फ़हरिस्त और मुत्तसिला उमूर की फ़हरिस्त, जिसको अब ख़त्म कर दिया गया है। वफाकी फ़हरिस्त हिस्सा अव्वल और हिस्सा दोम की शक्ल में मौजूद है। तो जो पहली वफाकी फ़हरिस्त है इस पे कानून साज़ी का इख्तियार जो है वो मरकज़ के पास है। इस फ़हरिस्त के अंदर जितने भी उमूर हैं मरकज़ उनसे मुताल्लिक़ कानून बना सकता है, सूबों का कोई इख्तियार नहीं।
फिर मुतसिला उमूर की जो फ़हरिस्त थी, इससे मुतालिक कानून मरकज़ और सूबे दोनों बना सकते थे, लेकिन अब मुतसिला उमूर की फ़हरिस्त को जो है वो ख़त्म कर दिया गया 18वीं तरमीम के ज़रिए से, और इसमें जितने भी उमूर शामिल थे वो सारे के सारे जो हैं वो सूबों को दे दिए गए हैं। जितने भी इसमें डिवीज़न और इदारे हैं वो सब भी सूबों को मुंतकिल हो गए हैं। तो पाकिस्तान में वफ़ाक़ी निज़ाम पर अगर देखा जाए तो मरकज़ जो है वो कमज़ोर नहीं है और सूबों को भी उनके तमाम जायज़ हुकूक मिल रहे हैं। फिर उसके बाद आगे चलते हैं, आगे है पार्लिमानी आइन। 1973 के तहत मुल्क के अंदर जो है वो पार्लिमानी निज़ाम जो है वो कायम किया गया है, और मुल्क का जो सरबराह है वो बराए नाम सदर, और हकीकी जो है हुकूमत का सरबराह वज़ीर आज़म है। बराए नाम जो है वो सदर के पास इख्तियारात और हकीकी इख्तियारात जो हैं वो वज़ीर आज़म को मुंतकिल हो चुके हैं। सदर को मुंतखब करती है पार्लियामेंट और चारों सूबाई असम्बलियाँ मिल के, जबकि वज़ीर आज़म को मुंतखब करती है कौमी असम्बली 5 साल के लिए। 1973 के आइन को अगर देखा जाए तो शुरू से इसमें पार्लिमानी निज़ाम जो है वो रखा गया या पार्लिमानी तर्ज पे इसको ढाला गया। 1956 का आइन पार्लिमानी नहीं था, फिर 1962 का 1956 का आइन पार्लिमानी था, 1962 का आइन पार्लिमानी नहीं था, और वो तजर्बा जो है वो पाकिस्तानियों के लिए बहुत खौफनाक भी था। तो अब जो है 1973 का जो आइन है इसको जो है वो पार्लिमानी तर्ज पर ढाला गया है। तो मरकज़ की सतह पे आवाम के वोटों से मुंतखब कौमी असम्बली मौजूद है, जिसमें तमाम सूबों को, कबायली इलाका जात को और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों को आबादी के तनासुब से आबादी की बुनियाद पर नुमाइंदगी दी गई है। फिर सेनेट में मौजूद है, लेकिन सेनेट में हर सूबे को बराबरी की बुनियाद पर नुमाइंदगी दी गई है। एक बार फिर आपको बताती चलूँ कि मुल्क का इंतज़ाम चलाने की हकीकी ज़िम्मेदारी वज़ीर आज़म की है। वज़ीर आज़म अपनी मदद के लिए पार्लियामेंट में से अपनी काबीना के अरकान का चुनाव कर सकता है। वज़ीर आज़म और उसकी जो काबीना होगी वो कौमी असम्बली का एतमाद हासिल होने तक काम करेगी, और जब चाहे असम्बली जो है वो अक्सरियत की बुनियाद पर काबीना को और इसके सरबराह को इनके ओहदों से फ़ारिग भी कर सकते हैं। सूबाई सतह पर अगर देखा जाए तो रस्मी सरबराह हमें गवर्नर की शक्ल में नज़र आता है, जिसे मरकज़ी हुकूमत नामज़द करती है, और इंतज़ामिया का जो सरबराह होगा जिसके पास हकीकी इख्तियारात होंगे उसे वज़ीर आला कहा जाएगा। वज़ीर आला भी सूबाई असम्बली से अपनी पसंद के अरकान को चुनता है, अपनी काबीना बनाता है। सूबाई काबीना भी जो है अपने वज़ीर आला समेत सूबाई असम्बली के सामने जवाबदेह होती है और उनकी खुशनुदी तक अपने फ़राइज़ अंजाम देती रहती है। आइन की बालादस्ती 1956 के आइन को ख़त्म कर दिया गया, 1962 के आइन को भी ख़त्म कर दिया गया। 1973 का आइन बनाया गया तो कोशिश की गई कि इसको मुस्तकिल नौइयत का बनाया जाए। तो अब बाकायदा उसमें शिक शामिल की गई है कि कोई भी शख्स गैर आइनी तरीके से आइन को ना तोड़ेगा, ना तोड़ने की कोशिश करेगा, और अगर ऐसा करेगा तो उस पर संगीन गद्दारी का इल्ज़ाम लगाया जाएगा और मुकदमा पार्लियामेंट के अंदर चलाया जाएगा, और पार्लियामेंट जो है वो उसकी सज़ा का तयन करेगी। आगे पॉइंट नंबर 7 पे चलें तो हमारे पास है 2 ऐवानी मुकन्नना। आइन की रूह से हमारे पास मरकज़ में जो पार्लियामेंट है, जो 2 ऐवानी मुकन्नना है, नाम है इसका मजलिस शूरा, जो 2 ऐवानों पे मुश्तमिल है। ऐवान बाला को हम सेनेट कहेंगे, ऐवान ज़ेरी को कौमी असम्बली। ऐवान बाला में तमाम सूबों को बराबरी की बुनियाद पर नुमाइंदगी दी गई है, जबकि ऐवान ज़ेरी के अंदर तमाम सूबों को आबादी की बुनियाद पे जो है वो नुमाइंदगी दी गई है। यहाँ पर सेनेट जो है, सेनेट के अंदर अरकान 6-6 साल के लिए मुंतखब होकर आएंगे, लेकिन सेनेट एक मुस्तकिल इदारा है जिसके कुल अरकान की तादाद तकरीबन 104 के करीब है। कौमी असम्बली की मियाद है 5 साल, और कौमी असम्बली के जो अरकान है ये अवाम के बराह रास्त वोट से मुंतखब होकर आते हैं। कौमी असम्बली के कुल अरकान की तादाद तकरीबन 342 के करीब है, और अगर इन दोनों को प्लस किया जाए, इन दोनों के अरकान को प्लस किया जाए तो मजलिस शूरा के कुल मेंबर्स की तादाद बन जाती है। आपको यहाँ पे बताते चलें, बाज़ औक़ात MCQs में या मुख्तसर सवालात में पूछा जाता है, अगर मजलिस शूरा के कुल अरकान की तादाद पूछी जाए तो कुल अरकान की तादाद 446 होगी। अगर सेनेट का अलग से पूछा जाए हवाला दे के, या कौमी असम्बली का अलग से पूछा जाए, तो वो उसी तरह से अलग से ही लिखना है। 1973 के आइन में पहली बार जो है वो 2 ऐवानी मुकन्नना बनाई गई थी। इससे पहले अगर 1956 का आइन देखें या 1962 का आइन देखें तो मुल्क के अंदर
यक एवानी मुकन्नना थी, और वो इस वजह से थी कि वहदत मगरबी पाकिस्तान कायम करके दोनों हिस्सों को जो मसावात का उसूल तस्लीम किया गया था और नुमाइंदगी दी गई थी, इस वजह से जो था वो यक एवानी मुकन्नना ही रखा गया था। लेकिन 1973 में ऐसा नहीं था। 1973 में जो था वो 2 एवानी मुकन्नना थी और जो कौमी असम्बली और सेनेट पे मुश्तमिल थी। अब और एक चीज़ और बताते चलूँ कि सेनेट के जो अरकान हैं ये बैक वक्त मुंतखब नहीं होते। हर 3 साल के बाद आधे अरकान रिटायर हो जाते हैं और उनकी जगह पे नए अरकान आ जाते हैं। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये इस्लामी आइन है। इसे इस्लामी आइन कहा जाता है। सरकारी मज़हब जो है वो इस्लाम को करार दिया गया बाकायदा तौर पे। पाकिस्तान के दस्तूर में मुल्क का पूरा नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान रखा गया। पाकिस्तान के सरबराह सदर और हुकूमत के जो सरबराह हैं वज़ीर आज़म, उन दोनों के लिए मुसलमान होना ज़रूरी है और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानना ज़रूरी है। पाकिस्तान में कानून साजी के लिए जो माखिज़ होगा वो है कुरान पाक, यानी कानून साजी करते हुए कुरान पाक को, अहादीस मुबारका को सामने रखा जाएगा और उनके ऐन मुताबिक कानून साजी की जाएगी। इस्लामी नज़रियाती काउंसिल का क़याम अमल में लाया गया और इसका मकसद ये था कि इंतज़ामिया और मरकज़ी और सूबाई असम्बलियाँ जब कानून साजी करें तो वो कुरान और सुन्नत की रोशनी में करें और ये इस्लामी नज़रियाती काउंसिल उनको मशवरा दे। फिर कुरान पाक की सही और गलतियों से बिल्कुल पाक तिबात होनी चाहिए और ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी होगी। करारदाद मकासद को बाकायदा इसमें शामिल किया गया। फिर जुआबाजी, शराब नोशी, सूद की ममानियत करार दी गई। फिर आइन के तहत जो है वो ज़कात, औक़ाफ़ और मसाजिद की सही खतूत पे जो है वो तंजीम, उनको मुनज़्ज़म किया जाए, ये भी हुकूमत की ज़िम्मेदारी शामिल की गई। फिर ऐसा माहौल हुकूमत फ़राहम करेगी कि तमाम लोग इनफरादी और इज्तिमाई हैसियत से अपनी ज़िंदगी को इस्लाम के ऐन मुताबिक गुजार सकें। उसके बाद है अदलिया। अदलिया का आज़ाद और ख़ुद मुख्तार होना। अदलिया जितनी आज़ाद और ख़ुद मुख्तार होगी, गैर जानिबदार होगी, आवाम को उतनी ही आज़ादी नसीब होगी। पाकिस्तान में अदलिया का बाकायदा एक मरबूत निज़ाम मौजूद है, आइन की रूह से मौजूद है। मरकज़ में सुप्रीम कोर्ट है जो मुल्क की आला तरीन और सबसे बड़ी अदालत है, जिसके फ़ैसलों के ख़िलाफ़ अपील कहीं नहीं की जा सकती। चारों सूबों के अंदर अलग अलग हाई कोर्ट्स मौजूद हैं। फिर 18वीं तरमीम के तहत अब इस्लामाबाद के लिए भी एक अलग हाई कोर्ट जो है वो बना दी गई है। जजेस का चुनाव बच्चों अहलियत की बुनियाद पे होता है। जज आज़ाद हैं और फिर आइन उन्हें अवाम के हुकूक़ की ज़िम्मेदारी भी सौंपता है। जजेस जो हैं वो आज़ादाना तौर पे अपने फ़राइज़ को अंजाम देते हैं और फिर उन्हें माकूल तनख्वाह और मरात भी दी जाती हैं। उनका माशरे में भी बहुत आला मकाम है और बग़ैर माकूल किसी वजह के उनको उनके ओहदे से हटाया नहीं जा सकता। अगर उनके ख़िलाफ़ कोई एलिगेशन हो, कोई इल्ज़ाम हो, तो फिर संगीन बदअमली के तहत अगर कोई इल्ज़ाम उन पर लगाया गया तो ऐसे में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, आला अदालती काउंसिल मौजूद है। ये आला अदालती काउंसिल के अंदर केस जो है वो रेफ़र किया जाता है सदर मुमलिकत की जानिब से, वहाँ पे बाकायदा केस की समाअत होती है। फिर आला अदालती काउंसिल जो है वो अपना फ़ैसला जो है वो लिख देती है और सदर को भेज देती है। तो सदर जो है वो अपनी राय के साथ जो है वो इस फ़ैसले को जो है वो पेश कर देता है। तो कोई भी इंतज़ामिया का रुकन या मुकन्नना का रुकन जो है वो खुद कार्रवाई करते हुए या ख़ुद से जो है वो इनको इनके ओहदों से हटा नहीं सकता, फ़ारिग नहीं कर सकता। फिर उसके बाद आगे चलें तो हमारे पास है इस्तेहसाल का ख़ात्मा। तो दौलत चंद हाथों में मुर्तकिज़ ना हो और माशी जो बुराइयां हैं उनको ख़त्म किया जाए। एक मुतवाज़न इक़्तिसादी निज़ाम रियासत के अंदर मुतारिफ़ करवाया जाए जिसमें तमाम लोगों की बुनियादी ज़रूरियात पूरी हो रही हों और ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। इस सिलसिले में प्राइवेट सेक्टर भी है, पब्लिक सेक्टर भी है, उनको तहफ़्फ़ुज़ भी फ़राहम किया जाएगा और मजलिस शूरा जो पार्लियामेंट है वो कानून साज़ी करते हुए यह ख़याल रखेगी कि निजी जो मलकियत है उसकी हदूद का तयन किया जाए ताकि एक ख़ास हद तक जो है वो निजी मिल्कियत रखी जा सके। नाजायज़ ज़राए से अगर किसी ने दौलत इकट्ठी की है तो उसको ज़ब्त किया जा सकता है और कानून के मुताबिक उसके साथ जो है वो निपटा जाएगा, फ़ैसला किया जाएगा और हर शख्स को काम करवाने के बाद उसकी माकूल उजरत जो है वो दी जाएगी। रियासत के अंदर किसी भी शख्स का इस्तेहसाल नहीं होगा। बतदरीज रियासत ऐसे हालात पैदा करे कि माशरे में हर शख्स के साथ इंसाफ हो और कोई भी उसकी कमज़ोरी से फ़ायदा उठाते हुए उसका इस्तेहसाल ना कर सके। ख़ास तौर पे पार्लियामेंट जो है
वो कानून साज़ी करते हुए जायदाद और उसके किसी हिस्से की ज़्यादा से ज़्यादा हद मुतय्यन करे। फिर किसी तिजारत, कारोबार, सनत या मुलाजमत को कौमी मिल्कियत में लेना या किसी कारपोरेशन के सुपुर्द करना, नाजायज़ जायदाद को कौमी तहवील में लेना, ये भी हुकूमती इक़दामात में शामिल होगा। कौमी ज़बान उर्दू को करार दिया गया था। इसके अलावा सूबाई हुकूमतें जो हैं उनके पास इख्तियार है अपनी अपनी इलाकाई ज़बानों को प्रमोट करें, तालीम दें और फिर 15 साल के अरसे में उर्दू को जो है वो सरकारी ज़बान की हैसियत से राइज़ करने के लिए इंतज़ामात किए जाएँ। और साथ जब तक ऐसा नहीं हो जाता, अंग्रेज़ी जो है वो बतौर सरकारी ज़बान मुल्क के अंदर इस्तेमाल होगी, राइज होगी। बुनियादी हुकूक़ का बाकायदा तयन कर दिया गया था आइन के अंदर। पार्लियामेंट चाहे मरकज़ी हो चाहे सूबाई हो, कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगी जो बुनियादी हुकूक़ के मनाफ़ी हो, उससे मुतसादिम हो। और ना ही कोई इदारा जो है वो बुनियादी हुकूक़ को ज़ब्त करेगा और ना ही जो है किसी इदारे को इस तरह का कोई हक़ जो है वो दिया जाएगा। हुकूमत जो है वो तमाम मजहबी, नस्ली, लिसानी और नस्बी इम्तियाज़ात के बगैर यकसा मौक़े फ़राहम करेगी लोगों को कि वो अपनी सलाहियतों से फ़ायदा उठा सकें। और फिर एंड पे है कि दस्तूर की रूह से पाकिस्तान में मुतअद्दिद इदारे और ओहदे भी कायम किए गए थे। इन इदारों और ओहदों में है मरकज़ी पब्लिक सर्विस कमीशन, कौमी इक़्तिसादी काउंसिल, हाई कोर्ट्स और ऑडिटर जनरल, आला अदालती काउंसिल, मुश्तरका मफादात की काउंसिल, इलेक्शन कमीशन, एडवोकेट जनरल, कौमी मालियाती कमीशन, सुप्रीम कोर्ट, अटॉर्नी जनरल, कौमी सलामती काउंसिल। ये इदारे जो हैं ये आइन की रूह से कायम किए गए हैं। मरकज़ी और सूबाई मफादात और मामलात को देखने के लिए इदारे कायम किए गए हैं। ये थे 1973 के आइन की अहम खसूसियात। अब हम एक नज़र देख लेते हैं 1973 के आइन की इस्लामी दिफ़ात। वही तमाम चीज़ें जो अभी इस्लामी आइन के हवाले से डिस्कस हुई हैं वो ज़्यादातर यहीं पे हैं। हाकमियत आला अल्लाह की, पाकिस्तान के अवाम जो है वो इक़्तिदार आला को मुक़द्दस अमानत समझते हुए अपने मुंतखब नुमाइंदों के ज़रिए से हुकूमत करेंगे। और मुंतखब नुमाइंदे जो हैं वो अपने इख्तियारात के इस्तेमाल के हवाले से जवाबदेह भी होंगे, क्योंकि उनके पास ये एक अमानत है इख्तियार। सरकारी मज़हब जो है वो इस्लाम, मुल्क का नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, सदर और वज़ीर आज़म दोनों के लिए मुसलमान होना ज़रूरी है। इस नज़रिए पे पुख्ता एतमाद ईमान हो और फिर अपने ओहदों में हलफ जब वो उठाएँ तो इस बात का इकरार करें कि वो अल्लाह को एक मानते हैं और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानते हैं। नज़रिया पाकिस्तान, इस नज़रिया इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत भी दें। मुसलमान की बाकायदा तारीफ़ इसमें शामिल की गई और ये पहली बार ऐसा हुआ था कि तारीफ़ जो है वो शामिल की गई जिसकी रूह से तौहीद, रिसालत, क़यामत और अल्लाह की किताबों पर ईमान लाने के साथ साथ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानना लाज़मी करार दिया गया था। मुल्क के अंदर जो मौजूद कवानीन हैं उनको इस्लाम की रूह के मुताबिक ढाला जाएगा, इस्लामी असूलों के मुताबिक ढाला जाएगा और कोई ऐसा कानून नहीं बनाया जाएगा फ़र्दर जो इस्लामी तालीमात से मुतसादिम हो। और फिर इस्लामी तालीमात के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर अवाम को जमहूरियत, आज़ादी, मसावात, रवादारी और माशरती इंसाफ पर मबनी निज़ाम फ़राहम किया जाएगा। यह हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। ऐसे हालात फ़राहम किए जाएंगे, ऐसा माहौल फ़राहम किया जाएगा कि मुसलमान अपनी इनफरादी और इज्तिमाई ज़िंदगी को इस्लाम के मुताबिक गुजार सकें। फिर कुरान पाक और इस्लामियात की तालीम को लाज़मी करार दिया जाएगा। समाजी बुराइयों के ख़ात्मे के लिए हुकूमत इक़दामात करेगी। इन समाजी बुराइयों में असमत फ़रोशी, जुआ, गैर अखलाकी लिटरेचर की इशाअत और फ़रोग़ पे पाबंदी, साथ साथ शराब पे भी पाबंदी और मुल्की मईशत से सूद को पाक किया जाएगा। हुकूमत इंतज़ामात करेगी। इस्लामी इदारे जिसमें ज़कात और उशर का निज़ाम है ये कायम किया जाएगा। औक़ाफ़ और मसाजिद को सही खतूत पे मुनज़्ज़म किया जाएगा। आइन के अंदर बाकायदा रहनुमा उसूल मौजूद हैं पॉलिसी साज़ी के लिए, आइन साज़ी के लिए, उनको मद्देनज़र रखा जाएगा। फिर उसके बाद आगे चलें तो अरबी ज़बान सीखने की हौसला अफजाई की जाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात फ़राहम की जाएंगी। फिर कुरान पाक की जो इत्तिबात है वो गलतियों से पाक होनी चाहिए और मनो अन उसको शाया किया जाना चाहिए बग़ैर गलतियों के। फिर इस्लामी नज़रिए का तहफ़्फ़ुज़ आइन में सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म और इसके अलावा जो मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट हैं ये कौमी असम्बलियों के भी हैं और सूबाई असम्बलियों के भी हैं, गवर्नर्स भी हैं, वज़राए आला भी हैं। ये जब अपने ओहदों का हलफ़ उठाएंगे
तो हलफ उठाते वक्त ये अहद करेंगे कि ये इस्लामी नज़रिए के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करेंगे, क्योंकि इस्लामी नज़रिया पाकिस्तान की बुनियाद है। इत्तेहाद आलम इस्लाम में मुस्लिम दुनिया के साथ अच्छे और खुशगवार ताल्लुकात को उस्तवार किया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो ख़ुद इस्लामी नज़रिए की बुनियाद पर मारिज़ वजूद में, और इसके साथ साथ बैनुल-अक़वामी सतह पर जितने भी तनाज़ात होंगे उनके पुरअमन हल के लिए पाकिस्तान अपना किरदार निभाएगा। बैनुल-अक़वामी अमन और सलामती के क़याम के लिए जद्दोजहद की जाएगी। इस्लामी नज़रियाती काउंसिल का क़याम अमल में लाया जाएगा, जिसके अरकान की तादाद 8 से 20 तक मुतय्यन की गई। इसमें इस्लामी फ़िक़्ह, इस्लामी मईशत और सियासत के माहिरीन शामिल होंगे। ये कवानीन को इस्लामी तालीमात के मुताबिक ढालने, इस्लामी तालीमात के मुताबिक बनाने में सदर और कानून साज़ इदारों की रहनुमाई करेंगे, और जो मौजूद कवानीन हैं इनको इस्लामी सांचे में ढालने के लिए भी अपना अहम किरदार अदा करेंगे। बच्चों, ये थी इस्लामी दिफ़ात। इस्लामी दिफ़ात जो है वो आप इसके अलावा भी पढ़ चुके हैं यहाँ पे, और बहुत आसान सी हैं। मैंने मुख्तसर सा हवाला दिया। हमारा आज का टॉपिक 1973 के आइन की इस्लामी दिफ़ात असल में हमारा टॉपिक था 1973 के आइन के अहम क़द्र-क़ाल और ख़ुसूसियात। तो हद्दुल इम्कान तौर पे मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। फिर भी अगर आपका कोई सवाल हो तो आप वो पूछ सकते हैं। हमारा टॉपिक जो है वो अपने इख्तिताम को पहुंचता है इंशाअल्लाह। कल जो है वो हम जो टॉपिक शुरू करेंगे वो है पाकिस्तान की मजलिस कानून साज, पाकिस्तान की पार्लियामेंट की तश्कील कैसे होती है, और फिर पार्लियामेंट अपने इख्तियारात और फ़राइज़ को कैसे अंजाम देती है, ये कल इंशाअल्लाह हम देखेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।